जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 4। थर्ड पार्ट में हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ चुके थे। तो जब 1922 के मार्च के शुरुआती दिनों में जब चौरी चौरा कांड हुआ, 92 मार्च में जब चौरी चौरा कांड हुआ, तो जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, क्योंकि जो गांधी जी का ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, ये अहिंसक आंदोलन था। लेकिन इसमें हिंसा होने लगी, चौरी चौरा कांड हो गया, जिसमें कुछ लोगों ने, जो गोरखपुर के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन था, उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिससे बहुत सारे जो उसमें ब्रिटिशर थे उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गया, जिससे गांधी जी ने तुरंत मार्च में ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस लिया, तो उस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे ऐसे लीडर्स शामिल थे जो गांधी जी के इस फैसले का जो वापस लिए, इसका उन्होंने भरपूर विरोध किया। और जो अभी तक गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अहिंसक तरीके से ब्रिटिश का विरोध कर रहे थे, वो अब अपने रास्ते को चेंज कर लिए और अलग अलग पार्टियां बनाकर ब्रिटिश का विरोध अपने तरीके से करने लगे। तो 1922 के बाद जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया, उसके बाद उस समय मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, चित्तरंजन दास, इन दोनों लोगों ने एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी बना ली। स्वराज पार्टी ऐसे उस जो अभी तक जो भगत सिंह थे, जो अभी तक गांधी जी के रास्ते पे चल रहे थे, अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे, गांधी जी के इस फैसले के बाद उन्होंने भी गांधी जी के रास्ते को छोड़ दिया और अपना एक अलग रास्ता, क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी मेथड चुना। और 1926 में नौजवान सभा नाम की एक पार्टी बनाते हैं और अपने तरीके से ब्रिटिश का विरोध करते हैं, स्वराज की मांग करते हैं, स्वतंत्रता की मांग करते हैं। ऐसे 1928 या 27 में चंद्रशेखर आजाद इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की पार्टी का नेतृत्व करते हैं। ऐसे अलग अलग लीडर्स जो थे, जो अभी तक एक साथ मिलकर ब्रिटिश का विरोध करते हैं, फिर अलग होने लगे। इसी बीच जो इसी समय जो नॉन कॉपरेशन नहीं, खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था, खिलाफत आंदोलन, वो भी 1922 के बाद उसकी भी जो गति थी वो धीमी पड़ गई और 1924 में समाप्त हो गया। समाप्त क्यों हुआ? 1924 में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, वो शुरू हुआ था खलीफा के पद को लेकर। लेकिन 1924 में जो ऑटोमन एम्पायर था, उसमें जब वहाँ का जो उसको डिवाइड कर दिया गया, बाद में जो टर्की था, टर्की में जो खलीफा का पद था 1924 में टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में वहाँ पर एक सरकार बनती है, गवर्नमेंट बनती है। तो जब गवर्नमेंट बनती है तो वो खलीफा के पद को ही समाप्त कर देती है। तो जब खलीफा का पद समाप्त हो गया, तो अब किसके लिए आंदोलन करना? तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जो आंदोलन चल रहा था, जो इंडिया में चल रहा था खिलाफत आंदोलन, वो भी 1924 में समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन क्या हुआ? समाप्त हो गया। अब 1922 में नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। और जो अभी तक जो लोग एक साथ मिलकर विरोध कर रहे थे, सबके रास्ते अलग हो गए। खिलाफत आंदोलन बंद हुआ, यहाँ से फिर 1924 से फिर से कांग्रेस फिर या हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एकता थी वो कम होने लगी। इसी बीच 1930 में
1930 जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था उसका सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन होता है। उसमें जो उस समय के जो अध्यक्ष थे वो 1930 में मोहम्मद इकबाल एक फिलासफर थे, दार्शनिक थे। उन्होंने अपने इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय भाषण में भाषण देते हुए कहा कि मैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, जिसे हम लोग खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जानते हैं, को एक होता देखना चाहता हूं। इनके इसी भाषण से कौन कौन स्टेट थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सेशन था उसमें भाषण दिया कौन, मोहम्मद इकबाल। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मैं इसको एक होते देखना चाहता हूँ। यहाँ से जो दो राष्ट्र की थ्योरी थी उसको सपोर्ट मिलता है, दो राष्ट्र का जो तर्क था उसको सपोर्ट मिलता है। लेकिन अभी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी ये इतनी स्ट्रांग नहीं थी और कि इसका ये बड़े तौर पर इस डिमांड को रख सके। केवल इसने जो मोहम्मद इकबाल थे वो अपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भाषण में कहा था। इसी के बाद अब जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अभी इतना स्ट्रांग पार्टी नहीं थी, लेकिन जब 1937 में 35 का जो एक्ट बना उसके थ्रू जब 1937 में प्रोविंशनल इलेक्शन हुआ, प्रांतीय चुनाव, जो उस समय प्रांत थे जैसे बंगाल, असम, पंजाब, मद्रास, ये सब जो प्रांत थे उसमें इलेक्शन हुआ। तो 1937 में 11 प्रोविंस में इलेक्शन होता है। इलेवन प्रोविंस में इलेक्शन होता है। 11 प्रोविंस कौन से थे, असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस जो यूपी, सेंट्रल प्रोविंस जो आज का मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश आज का, मद्रास, बॉम्बे। उस समय ये जो बॉम्बे था इसमें पूरा जो वेस्ट कोस्ट है, केरल से लेकर राजस्थान तक शामिल था उस समय जो बॉम्बे था। इसके बाद सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये 11 प्रोविंस थी। 1 2 3 4 इसमें से जब 1937 का प्रोविंशनल इलेक्शन हुआ, प्रांतीय चुनाव हुआ, इसमें से जो कांग्रेस थी वो 7 प्रोविंस में 7 प्रांत में अपनी गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था ये एक भी प्रांत में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाती है। जो कांग्रेस थी वो सिंध, पंजाब और असम, बंगाल, इनको छोड़कर सभी में अपना गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बनी थी मुस्लिमों के इंटरेस्ट के लिए, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी गवर्नमेंट अपनी नहीं बना पाती है। इससे क्या होता है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर्स होते हैं उनको अब एहसास होता है कि हमें अब अपने पार्टी के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर हमें अपने जो ये दो राष्ट्र का जो तर्क यहाँ से मिला था, अगर उसको पूरा करना है तो हमें अपने पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा, हमें जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको साथ लाना पड़ेगा। और जब 1937 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी
तो इससे इनके कुछ ऐसे कार्य थे जिससे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था उसे और लगने लगा था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र होना ही चाहिए। 1937 में जब गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस के कुछ ऐसे कार्य किए, इसीलिए 1947 में 1940 में, लेकिन 1940 से पहले 1937 में हो गया, ऑल इंडिया की हार हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। इसी बीच शुरू होता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 में 1939 में शुरू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो जो ब्रिटेन था वो इंडिया को ब्रिटेन की तरफ से वॉर में शामिल कर दिया, बिना किसी लीडर से बातचीत किए हुए, बिना किसी इंडियन लीडर से बातचीत किए हुए। और उस समय जो कांग्रेस थी वो गवर्नमेंट अपनी बनाई हुई थी, और कांग्रेस से भी बिना बातचीत के इंडिया को जो ब्रिटिशर थे वो शामिल करते ब्रिटेन की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इससे जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया और जो गवर्नमेंट बनाए थे गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया। इसके बाद जब इन्होंने गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिया कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने डिमांड किया कि अगर इंडिया का सपोर्ट चाहिए तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अगर तुम वादा करो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूर्ण स्वराज दे दोगे तो हम इंडिया सपोर्ट करेंगे आपको। इसी बीच जो मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस तो ऐसा बात कर रही थी, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो बहुत खुश थी कांग्रेस के जो ब्रिटिशर के इस पहल से जो इंडिया को शामिल किए थे, वो बहुत खुश थी। और 1940 में लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक सेशन करती है, बैठक करती है, मीटिंग करती है, उसमें एक प्रस्ताव पारित करती है। उस प्रस्ताव के थ्रू पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दो संप्रभु राज्य की मांग करता है। संप्रभु मतलब स्वतंत्र, जिसके ऊपर कोई किसी का अधिकार ना हो। तो दो संप्रभु राज्य की मांग करती है, एक था पूरब में ईस्ट में, दूसरा पश्चिम वेस्ट में। ये दो, जो पूरब का राज्य था उसमें शामिल था असम और बंगाल, लेकिन जो पश्चिम में था उसमें शामिल थे 4 प्रोविंस, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। लिख देते हैं कौन कौन से प्रोविंस शामिल थे कहां पे। AILL। तो जो प्रस्ताव पारित किया उसे हम लोग लाहौर संकल्पना के नाम से जानते हैं। इसमें एक पूरब में, एक पश्चिम में। जो पूरब में था राज्य जिसकी मांग की थी उसमें बंगाल और असम शामिल था। और जो पश्चिम में था उसमें 4 स्टेट थे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे हम खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जानते हैं। तो पहली बार जो ये मांग की गई दो संप्रभु राज्य की आधिकारिक तौर पर 1940 में की गई थी। इसके बाद इधर जो ब्रिटेन का जो इंडिया में शामिल किए थे, इसे कांग्रेस इस्तीफा दी गवर्नमेंट से, उसका विरोध कर रही थी। और उधर से जो यूएसएसआर था, रसिया और अमेरिका का ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था कि इंडिया को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अपने साथ लाएं। इसीलिए 1942 में इंडियन का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंग्लैंड से भेजती है क्रिप्स मिशन 1942 में। 1942
42 क्रिप्स मिशन आता है इंडिया, जिसके हेड होते हैं क्रिप्स, स्टेट फोर्ड क्रिप्स, जिसके हेड होते हैं। जब ये इंडिया आते हैं, इनका जो मेन एम होता है वो सपोर्ट प्राप्त करना। और सपोर्ट कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि इंडिया डिमांड कर रहा है स्वराज की, स्वतंत्रता की, इसलिए ये अपने क्रिप्स मिशन एक प्रस्ताव रखता है जिसमें इंडिया को संविधान बनाने की अनुमति देता है और इंडिया में स्वशासन की बात करता है। स्वशासन मीन्स कि इंडिया के लोग ही इंडिया का गवर्नमेंट चलाएंगे। जो अभी तक ब्रिटिशर चला रहे थे वो इंडिया के लोग ही चलाएंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इसमें इंडिया में जो प्रोविंशनल इलेक्शन होगा वहां से लोगों को हर प्रोविंस से लोगों को एकत्रित करके संविधान बनाया जाएगा। लेकिन इनके प्रस्ताव में जो आर्मी थी, इंडियन आर्मी, उसको ब्रिटिश के कंट्रोल में रखा गया और गवर्नमेंट में जो टॉप पे जो पोजीशन था उसको एक ब्रिटिश ऑफिशियल अधिकारी ही उस पर रहता। इसलिए जो इसका विरोध, और इसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं था, इसलिए सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया। क्रिप्स मिशन का सभी पार्टियों ने विरोध किया। इसके बाद क्रिप्स मिशन जो आया था वो फेल हुआ, फिर वापस लौट गया। और इसी के बाद जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्हें फिर लगता था कि ये अगेन जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किए थे कि इंडियन का सपोर्ट लिए और फिर इंडियन को कुछ नहीं मिला। ऐसे लगता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इंडियन का सपोर्ट लेंगे और बाद में फिर हमें जो स्वतंत्रता है वो नहीं मिलेगी। इसीलिए जो कांग्रेस के लीडर थे, स्पेशली गांधी जी ने 1942 में ही क्रिप्स मिशन के बाद 1942 में जो गांधी जी थे शुरुआत करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो लेकिन जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं तो इनके जितने भी लीडर्स होते हैं, जो ब्रिटिशर होते हैं, उनको सब में जेल में बंद कर दिया जाता है। और जो मुस्लिम लीग थी वो इसका सपोर्ट नहीं कर रही थी। मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध उतना सपोर्ट नहीं कर रही थी क्योंकि ये कांग्रेस के द्वारा शुरू हुआ था। और कांग्रेस जो मुस्लिम लीग थी वो तो अलग उसका डिमांड था, वो उसके लिए अपना वर्क कर रही थी, दो संप्रभु राज्य के लिए वर्क कर रही थी। इसके बाद क्या हुआ, जब 1947 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था ब्रिटिशर द्वारा इसे बंद करा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। और जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1945 आते आते ब्रिटिशर को इंडिया से 1945 से आते आते ब्रिटिशर को इंडिया से लॉस के बजाय प्रॉफिट के बजाय लॉस होने लगा। प्रॉफिट के बजाय क्या होने लगा, लॉस। इंडिया को रन करने में, इंडिया को चलाने में ब्रिटिशर को क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। इसलिए जो ब्रिटिशर थे वो जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी इसको क्या इंडिया को स्वतंत्र करना चाहते थे। इसीलिए जब 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद जब यूके का जो प्राइम मिनिस्टर बने, यूके के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली बने, उन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटिश से कहाँ भेजा, इंडिया में। अब हम लोग कैबिनेट मिशन को देखते हैं। कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। तो कैबिनेट मिशन इंडिया आया, उसका जो मेन एम था
एम, इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाना, संविधान सभा बनाना, जो इंडिया के लिए एक संविधान बनाए, कौन संविधान सभा बनाना। सेकेंड, जो अभी तक इंडिया में गवर्नमेंट किसकी थी, ब्रिटिशर की, तो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना, पावर को ट्रांसफर करना, इंडियन लीडर्स को देना। ट्रांसफर ऑफ पावर। तो जब कैबिनेट मिशन आया अपने उद्देश्य के साथ, तो जब अप्रैल में जब कैबिनेट मिशन आया अप्रैल में, जो मुस्लिम लीग थी, जो उसका जो डिमांड था 1947 में दो संप्रभु राज्य की, कैबिनेट मिशन के सामने उसने दो के बजाय एक संप्रभु राष्ट्र की मांग को रखा। कैबिनेट मिशन के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML, इसने प्रस्ताव रखा कैबिनेट मिशन के सामने 1 कंट्री। पहले तो ये 1942 के थ्रू दो राष्ट्र की मांग कर रहे थे, दो राज्य की मांग कर रहे थे, दो संप्रभु राज्य की, लेकिन उन्होंने कैबिनेट मिशन के सामने केवल एक ही राष्ट्र की मांग की और इसी एक राष्ट्र में जो उन दोनों दो राज्य के जो क्षेत्र थे उसको शामिल कर दिया। लेकिन इस मांग को क्या किया, कैबिनेट मिशन ने खारिज कर दिया। कैबिनेट मिशन ने जो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो मांग थी, मोहम्मद अली जिन्ना की जो मांग थी, उसको खारिज कर दिया। इसके बदले जो कैबिनेट मिशन थी वो एक खुद से एक 3 टियर गवर्नमेंट का प्रस्ताव रखती है। 3 टियर गवर्नमेंट का प्रस्ताव, हम देखते हैं 3 टियर गवर्नमेंट का प्रस्ताव क्या था। अब हम समझते हैं 3 टियर गवर्नमेंट को। 3 टियर गवर्नमेंट। थ्री टियर में गवर्नमेंट में क्या था, जो 3 टियर में एक टॉप था, मिडिल, बॉटम, उच्च, निम्न, मध्य। तो टॉप पे कौन था, टॉप पे था हमारा फेडरल यूनियन, फेडरल यूनियन। मिडिल में था ग्रुप ऑफ प्रोविंस, 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था जितने भी प्रोविंस थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। फिर ग्रुप ए में जितने भी प्रोविंस होते, इंडिविजुअल प्रोविंस के कौन से लेयर पे थे, बॉटम पे थे। ये हो गया मिडिल, ग्रुप ए के सभी प्रोविंस, सिक्स थे, ग्रुप बी में 4 थे, ग्रुप सी में 2 थे। अब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी हम लोग देख लेते हैं। तो उस समय जो प्रोविंस थे उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया था। 3 ग्रुप्स, इसके इस कैबिनेट मिशन के इस प्रस्ताव के थ्रू 3 ग्रुप्स में सभी प्रोविंस को डिवाइड किया गया था। ग्रुप ए में जो सेंट्रल इंडिया के जितने भी प्रोविंस थे वो आ रहे थे, जैसे बिहार,
उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस। मद्रास, बॉम्बे, ये 6 क्या रहे थे, ये ग्रुप ए में आ रहे थे, ग्रुप ए में। तो इन सबको मिलाकर एक ग्रुप बना दिया जाता और इसका एक हेड होता। ऐसे ग्रुप बी, ग्रुप बी में शामिल किया गया था 4 प्रोविंस को, सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, ये 4 ग्रुप बी में रख दिए जाते। ग्रुप सी में 2 थे, बंगाल, असम, ये 2 ग्रुप सी में रख दिए जाते। और उसके बाद ये सब, और इन सब ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए, इन तीनों के थोड़े थोड़े शक्तियां, जैसे एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन, इन 3 चीज को दे दिया जाता फेडरल यूनियन को कि इन 3 मुद्दों पर भैया तुम संभालो और बाकी हम देखेंगे। जैसे इस समय क्या है, इस समय जो इंडिया की गवर्नमेंट है, तो कुछ मुद्दे जो अनुसूची बना के बता दिया गया है, अनुसूची में लिख दिया गया है कि इन मुद्दों पर स्टेट रूल और रेगुलेशन बनाएगा, इन मुद्दों पर हमारी पार्लियामेंट बनाएगी रूल और रेगुलेशन। ऐसे उस समय भी था, जो फेडरल यूनियन को दिया गया वो 3 पावर्स ही दिए गए, एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन, और सभी इनको दे दिया गया। तो जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स थे वो चाहते थे ऐसी गवर्नमेंट बने जो सेंटर में मजबूत हो और प्रोविंस या फिर स्टेट को कम शक्तियां दी जाए। इससे क्या हुआ कि जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया, और इस वाले गवर्नमेंट को जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी काफी हद तक इससे सहमत हो गई थी, इस वाले गवर्नमेंट से काफी हद तक सहमत हो गई थी। क्योंकि ये देखो ग्रुप बी, ग्रुप सी, इन जो चोर थे अंग्रेज, इनका देखो ग्रुप बी, ग्रुप सी को देखो, ये इनका क्या प्लान था, ग्रुप बी, ग्रुप सी, क्योंकि इन ग्रुप बी, ग्रुप सी की केवल 3 ही शक्तियां किसके पास थी, फेडरल यूनियन के पास थी, और सभी शक्तियां इनके पास थी। तो ये कभी भी अलग हो सकते थे, ये कभी भी गवर्नमेंट से अलग हो सकते थे, अपने आप को सोवरेन घोषित कर सकते थे, संप्रभु घोषित कर सकते थे। संप्रभु मीन्स जिसके ऊपर किसी दूसरे का अधिकार ना हो। तो जब मुस्लिम लीग इससे काफी हद तक सहमत थी, बट कांग्रेस ने इसका पूर्ण विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस तो सेंटर में एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बनाना चाहती थी, मजबूत सरकार बनाना चाहती थी जो प्रोविंस को कम पावर दे, क्योंकि उस समय की स्थितियां इस तरीके की थी कि सभी अलग होना चाहते थे। जो हमारे राजा रजवाड़े थे वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते थे। तो फिर जब कांग्रेस ने इसका अपोज किया, इसके बाद ये भी क्या हुआ, ये भी फेल हो गया। इसी बीच क्योंकि जो ब्रिटिशर थे वो तो जितना जल्दी हो सके छोड़ना चाहते थे, इसी बीच जो उस समय के जो गवर्नर थे इंडिया के, वेवल, उन्होंने संविधान सभा के लिए क्या किया, चुनाव करवाया, संविधान सभा के लिए चुनाव। पहले तो संविधान सभा के में जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने थोड़ा अपने डिमांड उनकी थी पाकिस्तान बनाने की, लेकिन बाद में उन्होंने संविधान सभा में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। तो संविधान सभा के लिए ऑल ओवर इंडिया से 389 सीट
बनाई गई थी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से 389 सीटों का निर्धारण किया गया था कि इसी 389 सीटों से सभी सीटों से एक एक मेंबर आएगा और संविधान सभा में उन सबको मिलाकर एक सभा बनाई जाएगी जिसे संविधान सभा कहेंगे। वो भारत के लिए, इंडिया के लिए संविधान बनाएगी। तो हम देखते हैं संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। इसके लिए संविधान सभा के लिए 389 सीट निर्धारित किया गया। 389 सीट या मेंबर निर्धारित किए गए, जिसके लिए चुनाव हुआ जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ। चुनाव में 389 जो सीट थी उसमें से 93 सीट देसी रियासत, जो प्रिंसली स्टेट थे, जहां पर राजा रजवाड़े रूल करते थे, शासन करते थे, उनके लिए दिया गया। 93 सीट प्रिंसली स्टेट। देसी रियासत, और 296 सीट दिया गया ब्रिटिश इंडिया के लिए, जिस पर ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था। ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया में इसमें से 296 सीटों में जब इलेक्शन हुआ, इसमें 208 सीट मिल जाता है कांग्रेस को और 73 मिलता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को और 15 अदर को, जो अन्य पार्टियां थी उनको मिल जाता है। और ये फिर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, और फिर जो ये देसी रियासत 93, इनको जिस देसी रियासत को मिला था प्रिंसली स्टेट से, इसका चुनाव नहीं होना था। उस देसी रियासत का जो हेड था उसे अपने स्टेट से एक मेंबर को भेजना था इसमें संविधान सभा में। यहाँ इलेक्शन नहीं होना था, इलेक्शन ब्रिटिश इंडिया में होना था। यहाँ पर जो भी जिस देसी रियासत का जो भी हेड था, जो वहाँ का किंग था, राजा था, वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकता था, किसी को भी नॉमिनेट कर सकता था। अब ये हो गया संविधान सभा, हमारी संविधान सभा के लिए चुनाव हो गया। और फिर दिसंबर में क्या होता है इस संविधान सभा की पहली बैठक। दिसंबर में क्या होता है पहली बैठक। तो जो ये हमारी संविधान सभा बनी थी, इसकी हेल्प के लिए जो बेबल थे वो अक्टूबर में अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने को सोचते हैं सितंबर में। तो 2 सितंबर को एक गवर्नमेंट, अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जिसमें 14 मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाते हैं। उसमें कांग्रेस के भी थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थे और अदर भी थे। तो 2 सितंबर को 2 सितंबर को क्या करते हैं, वो इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बना देते हैं। इसके सपोर्ट के लिए, संविधान सभा की सपोर्ट के लिए, जो हमारी यहाँ से संविधान सभा बन रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, उसके
इसके सपोर्ट के लिए क्या करते हैं, बना देते हैं क्या, अंतरिम गवर्नमेंट। लेकिन जब संविधान सभा का जो बैठक हुआ दिसंबर में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्या इसका भरपूर विरोध किया और इसका बहिष्कार किया, इसमें शामिल नहीं हुई, इसमें शामिल नहीं हुई। जब दिसंबर में क्या हुआ, मीटिंग हुआ, इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ, तो इसमें शामिल नहीं हुई। और जब जो कैबिनेट मिशन का 3 टियर का गवर्नमेंट जो उसने प्रस्ताव रखा था, उसको मुस्लिम लीग उस पर सहमति दे रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। इससे जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जब कांग्रेस ने उसको नहीं माना 3 टियर गवर्नमेंट को, तो उन्होंने 20 अगस्त को जिसे हम डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जानते हैं, उन्होंने लोगों से पाकिस्तान की मांग करने के लिए हिंसात्मक तरीके का आह्वान किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग के लिए हिंसात्मक तरीके का आह्वान किया। इससे क्या हुआ, पूरे देश में जो माहौल था वो बहुत बिगड़ रहा था। और दिसंबर में जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी विरोध किया, इसके बाद जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे एटली, वो मार्च में क्या करते हैं, एक दूसरा गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को भेजते हैं इंडिया के जो सिचुएशन था उसको सॉल्व करने के लिए। आगे का देखते हैं। क्या था, 1946 के लास्ट में या फिर अगस्त से ही, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में आह्वान किया था, तभी से जो इंडिया का माहौल था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा था। उसी के बाद इन्हीं सबको देखते हुए 1947 के फरवरी में 20 फरवरी 1947 में क्या करते हैं, गांधी जी जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली, वो घोषणा कर देते हैं कि इंडिया को 30 जून 1948 तक हर हाल में क्या किया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसके बाद जो उस समय इंडिया की जो सिचुएशन थी उसको सॉल्व करने के लिए 22 मार्च 1947 को क्या करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर इंडिया भेजते हैं। तो ये 22 मार्च 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद वो जितने भी लीडर्स थे कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, सभी लीडर से लगभग करीब 2 महीने तक वो बातचीत करते हैं, लेकिन कोई भी उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है बातचीत करने के बाद। और 2 महीने के बातचीत के बाद अंततः फाइनली क्या करते हैं, वो कांग्रेस के लीडर के सामने एक प्लान रखते हैं, जिसे हम लोग माउंटबेटन प्लान के रूप में जानते हैं। एक प्रस्ताव रखते हैं 3 जून 1947, एक प्लान या प्रस्ताव। इस प्लान के थ्रू, जिसको हम इसी प्लान को हम माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं। इस प्लान के थ्रू इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। इस प्लान के थ्रू जो इंडिया था, जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी, माउंटबेटन ने इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जब ये प्रस्ताव रखा गया इंडिया
कांग्रेस के लीडर के सामने। तो पहले तो उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। गांधी जी यहाँ तक बोलते हैं कि मैं मरना स्वीकार करूँगा लेकिन 2 राष्ट्र स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन जो उस समय इंडिया का सिचुएशन था, उस समय हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इससे अंततः जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो इस प्लान पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं। जब कांग्रेस के लीडर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और जो वल्लभ भाई पटेल और भी जो लीडर्स थे वो अपनी जब स्वीकृति दे दिए, तो इस 3 जून प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 जून प्लान इसमें क्या था देखने में, क्या क्या था। भारत को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। इंडिया को एक तो इंडिया बनाया गया, सेकेंड पाकिस्तान बना दिया गया, 2 राष्ट्र बना दिए गए। इस प्लान में कहा गया था जो देसी रियासत थी, जो प्रिंसली स्टेट थे, उनको 3 चॉइस दिए गए। उनको 3 प्रकार के चॉइस दिए गए। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, अगर वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं। नंबर सेकंड, अगर वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। थर्ड, अगर वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इस प्लान में ये सब बातें कही गई। इसके बाद क्या हुआ, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑफिशियली आधिकारिक रूप से 4 जुलाई 1947 को जो यूके का पार्लियामेंट था उसमें ले जाया गया, और 18 जुलाई को 1947 को ये जो प्लान था इसको रॉयल एसेंट, यानी वहाँ के जो यूके के जो हेड थी महारानी, उनके द्वारा इसको परमिशन मिल जाता है। इसके बाद अब इसे केवल इंडिया में एग्जीक्यूट करना रहता है, लागू करना रहता है। और इसी माउंटबेटन प्लान में जब जो कांग्रेस के लीडर्स थे, जब उन्होंने अपनी परमिशन दे दिया, स्वीकृति दे दी, इसी के बाद इंडिया के विभाजन की इंडिया और जो पाकिस्तान के पार्ट जो इंडिया को मिले, जो पाकिस्तान को मिले, तो जो पार्ट पाकिस्तान को मिले थे उससे मोहम्मद अली जिन्ना काफ़ी नाखुश थे, लेकिन माउंटबेटन के प्रेशर डालने के बाद वो फिर मान गए। तो जो पाकिस्तान मिला उसमें जो पाकिस्तान था उसको बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और पंजाब को डिवाइड कर दिया गया था। और इनका जो मुस्लिम लीग की क्या मांग थी, जो पहले था उसमें पूरा पंजाब की मांग इन्होंने की थी। ऐसे इधर जो बंगाल था, बंगाल को डिवाइड कर दिया गया, और पूरब की तरफ जो इन्होंने असम और बंगाल दो प्रोविंस की जो मांग की थी उसमें केवल बंगाल को डिवाइड करके दिया गया। तो इससे जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे। तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेशर से वो भी मान गए। तो बंगाल को और पंजाब को डिवाइड करने के लिए एक आयोग बनाया गया। इसी प्लान के थ्रू इंडिया को विभाजित करने के लिए आयोग बनाया गया। आयोग तो पंजाब को डिवाइड करने के लिए पंजाब बाउंड्री कमीशन बनाया गया, बंगाल को डिवाइड करने के लिए बंगाल बाउंड्री कमीशन बनाया गया,
और इन दोनों कमीशन का जो हेड था वो रेड क्लिफ को बनाया गया, रेड क्लिफ को बनाया गया। और जो एक कमीशन था इसमें 5 मेंबर्स थे, दोनों कमीशन में, जो बंगाल के लिए था जो पंजाब के लिए था, दोनों में 5 मेंबर्स थे। एक तो रेड क्लिफ हो गए दोनों में कॉमन, 2 कांग्रेस के थे 2 मुस्लिम लीग के थे, 2 कांग्रेस के थे 2 मुस्लिम लीग के थे। तो जो अब दोनों कमीशन को देख लेते हैं कौन कौन था। एक था बंगाल बाउंड्री कमीशन, इसमें 5 मेंबर्स थे। एक तो रेड क्लिफ हो गए, सेकेंड जो बंगाल बाउंड्री कमीशन था सीसी विश्वास, सीसी विश्वास, आर के मुखर्जी, थर्ड थे सलेह रहमान, सलेह मोहम्मद, फोर्थ SA रहमान। ऐसे जो पंजाब बाउंड्री कमीशन बना, उसमें भी 5 मेंबर्स थे, रेड क्लिफ, और जो कांग्रेस के लीडर थे मेहर चंद महाजन, तेजा सिंह थर्ड, तेजा सिंह, मोहम्मद मुनीर, और एक थे, नाम भूल रहा हूं। तो ये 2 कमीशन बने और इन 2 कमीशन ने, ये बंगाल बाउंड्री कमीशन ने बंगाल को डिवाइड किया, विभाजित किया, पंजाब कमीशन ने पंजाब को डिवाइड किया। लेकिन जो ये इस प्लान के थ्रू या फिर 1947 का जो एक्ट पास हुआ उसके थ्रू जो ये देसी रियासत को जो 3 प्रोविजंस मिले थे, तो 1947 आते आते 15 अगस्त 1947, सॉरी एक चीज तो नहीं बताया, इसी प्लान के थ्रू या फिर 1947 15 अगस्त 1947 का जो प्लान था जो यूके के पार्लियामेंट से पास हुआ था, उसके थ्रू जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलना था वो 15 अगस्त डेट तय की गई थी। तो 15 अगस्त आते आते जो ये देसी रियासत को 3 जो चॉइस मिले थे, इसमें बहुत सारी रियासतों ने इंडिया को ज्वाइन किया, बहुत सारे पाकिस्तान को ज्वाइन किया, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट रहना, स्वतंत्र रहने की भी मंशा बनाई। तो जो उस समय जो ये देसी रियासत थी ऑफिशियली कितनी थी 565, और जो इंडिया की बाउंड्री बनी तो इंडिया की जो बाउंड्री के अंदर कितने आ रहे थे 552। इन 542 में 6-7 देसी रियासत ऐसी थी जिन्होंने इंडिया में मिलने से मना कर दिया, हालांकि उनको भी बाद में मिलाया गया,
लेकिन शुरुआती दौर में इन देशी रियासतों ने इंडिया में मिलने से मना कर दिया। जैसे इसमें जो 552 जो इंडिया में थी, जिसमें हो गया त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये सब रियासत इंडिया में मिलने से मना कर रही थी। कुछ इसमें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी इंडिया के बाउंड्री लाइन के अंदर होकर, और कुछ स्वतंत्र होना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।